नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला करना और उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, लगभग 1 महीना होने को है और युद्ध की परिस्थितियां खत्म होने रुकने की बजाय वो आगे बढ़ती हुई ही दिखाई पड़ रही हैं। ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं और इसराइल में ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई है। वहाँ पर कई जगहों पर हमले की खबर है और केवल इसराइल पर ही नहीं बल्कि उन जगहों पर भी जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, मध्य पूर्व के देशों में, कुवैत में, बहरीन में, यूनाइटेड अरब अमीरात में और कई अन्य जगहों पर। इधर बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि लोगों को हैरान करने वाले हैं। और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर इसराइल भी हैरान है। नेतान्याहू की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, आखिर क्या कुछ हो रहा है। इन सब पर बात करने के लिए इनका क्या मतलब है, किस तरीके से अमेरिका और इसराइल के बीच भी एक दीवार खड़ी होती दिखाई पड़ रही है और इसका नतीजा क्या होगा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अब नेतान्याहू परेशान है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत की या समझौते की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसराइल का क्या होगा, नेतान्याहू का क्या होगा? देखिए मिश्रा जी, केवल नेतान्याहू परेशान नहीं है, इसराइल परेशान नहीं है, हमारे देश का गोदी मीडिया भी बहुत परेशान है। कल गोदी मीडिया ने यह नैरेटिव चलाया था कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों ईरान ने बंद किया, उसे क्या अधिकार है बंद करने का, और ईरान ने तुरंत भारत के लिए भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। उन्होंने कहा रूस के लिए भी खुला रहेगा, चीन के लिए भी खुला रहेगा, बांग्लादेश के लिए भी खुला रहेगा, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के लिए भी खुला रहेगा। मित्र देशों के गोदी लिए मीडिया बेचारा क्या करे जी, मित्र देशों के लिए, हम ईरान के मित्र देशों के लिए जी। अच्छा, अब मित्र देश, और एक चीज और ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजिक जी, सब पड़ोसी देश है, आसपास के देश हैं। माने पाकिस्तान को और भारत को उसने एक श्रेणी में खड़ा कर दिया। उसने कहा पाकिस्तान भी हमारा मित्र है और भारत भी हमारा मित्र है, और श्रीलंका जिसने अमेरिका को एक सबक सिखाया था वो भी हमारा मित्र है। तो उसने एक प्रकार की रणनीतिक चाल चली है। एक तरफ वो इधर के पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी तरफ करने के लिए तैयार है। भाई आप सोचिए, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया हो जाएगा और ये 5 देश हो जाएंगे, तो ये कितना मजबूत संगठन बन जाएगा जी। और दूसरी तरफ वो अरब कंट्रीज के अंदर ये मैसेज दे रहा है, अरब कंट्रीज की तरफ मैसेज दे रहा है कि भाई हमारी तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे क्षेत्र के अंदर एयर बेसेस इन्होंने बना लिए हैं और वहां से हम पे आक्रमण कर रहे हैं, इनको हटा दो, तुमसे हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, मित्रों की तरह, पड़ोसियों की तरह रहेंगे। तो सवाल यह है कि अब ये चक्रव्यूह ऐसा है, चक्रव्यूह की काट, भाई डोनाल्ड ट्रंप देखिए, उन्हें तो आदत दूसरे प्रकार की है, उनकी महारत दूसरे प्रकार की है। इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं उसकी काट तो उनके पास है नहीं। वो तो जानते हैं केवल धमकी देना, मारना, पीटना, कूटना, बेइज्जत करना, उन्हें इस तरह की कूटनीतिक रणनीति का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा देखिए, आप खुद बताइए, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कन्फेस कर रहे हैं कि उनके अब्राहम लिंकन के ऊपर 101 मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं, 101। और आप जानते हैं भाई, जो अब्राहम लिंकन है वो एक प्रकार से सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स है, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया। 60-70 प्लेन्स उसके जहाज के बेड़े में ऊपर रहते हैं और इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। उसके ऊपर 101 मिसाइल का अटैक। और फिर आप देख रहे हैं कुछ बहुत सारी अप्राकृतिक घटनाएं भी घट रही हैं जो प्राकृतिक नहीं मानी जा सकती। कोलंबिया के अंदर जिस प्रकार का क्रैश हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर जिस प्रकार का क्रैश हुआ, टेक्सास के अंदर जैसे रिफाइनरी में आग लगी, और एक खबर और है, आपके पास तो होगी ही होगी, कि रूस के अंदर भी यूक्रेन ने, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन अटैक कर दिए हैं, तो उनके अंदर भी ऑयल सप्लाई कम हो गई है। तो अभी तक ये एक कम से कम वो था कि भाई रूस से तेल ले लेंगे, अमेरिका ने कहा था कि रूस से, लेकिन एक तरफ तो कह रहा है रूस से तेल लो और दूसरी तरफ यूक्रेन को मदद कर रहा है कि तो रूस के तेल ठिकानों पे हमला करो। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो मकसद है, उनकी स्ट्रेटेजी है, ये मैं समझने में असमर्थ हूं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरे विश्व के हर निवासी को परेशान करने के लिए जो इस प्रकार की चीज वो कर रहे हैं,
उसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, वो चाहते क्या है। अच्छा, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मूव किया था कि साहब ये 15 डिमांड्स हैं, ये मान लें, ये दिखाने के लिए कि हम डिक्टेटिंग टर्म्स पे हैं। और ईरान जो है वो चाह रहा, ईरान ने उन्हें तो रिजेक्ट कर ही दिया, अपनी 5-6 डिमांड और ठोक दी उनके ऊपर। और ये साफ साफ कह दिया, भैया हम तुम्हारी कोई डिमांड नहीं मानेंगे, तुमने युद्ध छेड़ा है, खत्म हम करेंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि उनका जो आइलैंड है जिसके ऊपर ये हो रहा था कि मैरीज जाएंगे और वहां पे अटैक करेंगे और उस पर ऑक्यूपाई कर लेंगे, उन्होंने कहा कम एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। यस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम स्टेट ऑफ हॉर्मोज में आओगे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है जी कि उन्होंने बिल्कुल, अच्छा यह भी अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो अब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक हुआ है इसमें रशियन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये, भाई देखिए, खेल इतना आसान तो है नहीं। ये रूस और चीन भी इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे कि अमेरिका विश्व के अंदर जहां भी चाहे आक्रमण कर दे, तहस नहस कर दे, और ये लोग देखते रहें और कल ये रूस और चीन पे भी कब्जा कर ले। और डोनाल्ड ट्रंप कहे कि देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मैंने ब्राजील को भी ले लिया, क्यूबा को भी ले लिया, वेनेजुला को भी ले लिया, मैंने ग्रीनलैंड को भी ले लिया, और मैंने ईरान को भी ले लिया, मैंने रूस और चीन को भी ले लिया। तो वो कैसे सहन करेंगे? तो मानी बात है, यूक्रेन में जो आप कर रहे हैं वही वो ईरान के अंदर कर रहे हैं। और इजराइल के अंदर आपको खबर मिली ही होगी जी, जिसकी बाद में शुरू में सोचा कि यह अफवाह होगी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि इजराइल के आसमानों पे कौओं का बिल्कुल झुंड का झुंड घूम रहा है। जी जी हाँ। अब बताइए, हम लोग तो कौवे देखने को तरस जाते हैं, बचपन में तो हमने बड़े कौवे देखे और हमने चील भी देखी। आज के तारीख में चील और कौवे कहां दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चील और कौवे अगर इकट्ठे हो जाएं तो आप जानते हैं वो क्यों इकट्ठे होते हैं और क्या त्रासदी होने वाली है और क्या हुई है। और जो फोटोग्राफ्स आ रही हैं उन फोटोग्राफ्स के हिसाब से जिस प्रकार के इजराइल के अंदर बुरी हालत है, और ये समझ में नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कैसे वापस जाएं। वापस ईरान उन्हें जाने नहीं देगा जी, और इजराइल उन्हें रोके रखना चाहेगा। तो वही मुगले आजम वाली स्थिति हो गई है कि अकबर तुम्हें जीने नहीं देगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। बिल्कुल। और ये जो इसराइल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आज हम देख रहे थे कि एक शहर के मेयर किसी जगह बातचीत करते हुए रो पड़े और उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, या तो युद्ध से वापस आप आ जाइए और या फिर जो करना है वो करिए। बहुत जो भयावह स्थितियां हैं वो देखी नहीं जा रही हैं। एक चीज़ आपने प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, एक और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने सुना होगा। कल तक तो कह रहे थे कि ईरान हार गया है, उसकी नौसेना ख़त्म है, वायुसेना ख़त्म है, उसका सब कुछ ख़त्म है। आज उन्होंने एक बयान बड़ा चर्चा में भी है, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों ने तो मुझे सर्वोच्च धार्मिक नेता घोषित कर दिया है, लेकिन मैंने कहा नहीं थैंक यू, मुझे ये पद नहीं चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि आखिर वो ये पूछा भी जा रहा है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि ये किसने उनको सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया और किसको उन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी दे दिया। कुछ आपके पास ऐसी जानकारी हो तो ज़रा दर्शकों का कुछ ज्ञान रंजन करिए। नहीं मिश्रा जी, देखिए मैं साइकेट्रिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और सिजोफ्रेनिया में और इस प्रकार के हेलुसिनेशंस जो होते हैं उसके अंदर आदमी कल्पनाओं के अंदर जीने लगता है जी, और उन कल्पनाओं के अंदर अपना संसार बना लेता है। लेकिन वही उनके दिमाग में आजकल हो रहा है। असल में जब आप कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपको शॉक लगता है, आपको मेंटल शॉक लगता है। अच्छा, बिना तैयारी के, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उन्होंने ऐसा किया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को काट दिया, रोक दिया, और उन्होंने काउंटर अटैक करके ऑयल के भंडार और गैस के भंडारों को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या स्थिति। देखिए आज के तारीख में ये बात बिल्कुल पक्की है, आप खुद समझ रहे होंगे भाई। अगर 5 बड़े बड़े देश, और ये उसमें 2 देश ऐसे हैं जो तेल के बहुत बड़े आयातक हैं, चीन और भारत जी। भाई गल्फ कंट्रीज तो निर्यातक हैं, रूस भी निर्यातक है, अमेरिका भी निर्यातक है, वेनेजुला भी निर्यातक है, चीन और भारत बहुत बड़े आयातक हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर इनकी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है और विश्व की अर्थव्यवस्था पे, और आपको पता ही है कि अमेरिका के अंदर
वहां पे पेट्रोल के दाम कैसे गैस के दाम कैसे बढ़ने शुरू हो गए हैं और जनता के अंदर रोष वहां पैदा हो गया है। तो अगर इन चीजों को आप एंटिसिपेट नहीं करते थे, कर सकते थे, तो भाई आज कह दीजिए नेतन्याहू जो है वो अपना रिजाइन कर दें, पद छोड़ दें, समझौता हो जाए, बिल्कुल एक परमानेंट पीस अकॉर्ड हो जाए। क्योंकि इस सारे युद्ध के पीछे और सारी परेशानियों के पीछे अगर किसी का नाम है जी, तो बड़ा नाम नेतन्याहू का है और उनसे छोटा नाम डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब आज की तारीख में बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ही इज नॉट बिहेविंग एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन, वो ही इज नॉट वर्किंग एज ए, ही इज नॉट थिंकिंग एज ए स्टेट्समैन, ही इज थिंकिंग एज ए पॉलिटिशियन। अच्छा, पॉलिटिशियन की तरह से भी नहीं सोच रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर गई है, अगर वहां इन्फ्लेशन इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन वो दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि भैया मैंने तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, एक दिन 3% मार्केट को बढ़ाता हूं, दूसरे दिन एक स्टेटमेंट देता हूं गिर जाता है, फिर स्टेटमेंट देता हूं बढ़ जाता है, और मेरे मित्र मंडली जो है पैसा कमा रही है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भैया परेशानी तो तुम्हारे वैसे जो तुम अरब कंट्रीज बना रखे हैं उनको है, परेशानी तो हम भारतीयों को है। लेकिन वहां पर भी प्रोफेसर स्वामी, वहां पर भी इसको लेकर परेशानी है। आज ही सुबह हमने देखा था वहां के एक सीनेटर ने बहुत बुरी तरीके से इनकी आलोचना की और कहा कि इतना बड़ा झूठ सोमवार को बोला गया उसके पहले कि हम ईरान हमसे बातचीत कर रहा है और 5 दिन की हम लड़ाई रोक रहे हैं, उसी में तेल की कीमतें कम हो गई और शेयर मार्केट बढ़ गया। और इसका ये उन्होंने एक तो इसके लिए कि आप एक पूरी दुनिया से, देश से झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक दूसरे सीनेटर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारा कुछ जो ड्रामा रचा गया ये ट्रंप और उनके कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और वो लोग तो मालामाल हो गए। उसमें भले ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, मध्य पूर्व की हो रही हो, दुनिया भर की चौपट हो रही हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। ये उन्हीं के अपने सीनेटर्स ये आरोप लगा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में अगर ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान को जीत लिया, ईरान हार गया, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, और यहाँ तक कि ईरान के लोगों ने मुझे अपना राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु घोषित कर दिया, तो वही आप जो बात कर रहे हैं कि फिर तो यही समझ में आता है कि स्थितियाँ कुछ दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो राजनीति, डिप्लोमेसी, अर्थव्यवस्था इन सब से बिल्कुल अलग है। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट के अंदर, जैसे आपको याद होगा 2024 के चुनाव के पहले अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शेयर्स खरीद लो और बड़ा बम्पर फायदा होगा। वो शायद मैसेज ये देना चाह रहे थे कि बीजेपी की वेव चल रही है, 400 सीटें आ जाएंगी और वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं था क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ही वो रिकमेंडेशन शेयर के बारे में दे सकता है। अच्छा, मार्केट 7% बढ़ गया। अच्छा, जब 7% बढ़ गया तो जब बढ़ गया तो इनके मित्रों ने बेच दिए शेयर करोड़ों रुपए के। जो बेचारे ऐसे लोग थे जो वीक हैंड्स थे, जिनको शेयर मार्केट में पता नहीं होता, उन्होंने खरीद लिया। यार एक 7% बढ़ गया तो ये 15% बढ़ जाएगा। अगले दिन मार्केट 7%, जब रिजल्ट आया तो नीचे गिर गया। तो पैसा तो कमा लिया लोगों ने, जिन्होंने स्टेटमेंट के पहले अपने शेयर जो थे वो खरीदे थे और बढ़ने के बाद बेच दिए थे। इसी प्रकार से ये भी एक मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन है। जब डोनाल्ड ट्रंप के मित्रों को तेल खरीदना होता है जी, बल्क परचेजेस करनी होती हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं, उससे ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं। इनके मित्र उसे खरीद लेते हैं और जब वो खरीद लेते हैं तो ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे देते हैं और तेल के दाम बढ़ जाते हैं, फिर वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तो जैसे उनकी भी, जैसे हमारे यहां गुरु शिष्य की देश के अंदर परंपरा है, वैसे ही मेरे ख्याल से अमेरिका और भारत के अंदर भी गुरु शिष्य परंपरा है। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि गुरु वो हैं या हमारे वाले हैं। लेकिन अगर इसको, अब चलिए ठीक है, आपने एक बयान दे दिया, शेयर मार्केट डाउन हो गया, अप हो गया, अब तेल की कीमतें घट गई, बढ़ गई, ये तो बड़ा, अगर इन परिस्थितियों में प्रोफेसर स्वामी अगर कहा जाए तो ये तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि आपने एक और तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में ही जो कुछ हो रहा है, जितना उसको नुकसान हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत फायदे के लिए तो पूरा आपने अपने पद को ही एक मजाक बना दिया है और अपने ही देश के लिए एक आप भस्मासुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए इस तरह से कर रहे हैं कि युद्ध भी लड़ रहे हैं, फिर एक दिन पॉजिटिव और निगेटिव बयान देकर उसको शेयर मार्केट को प्रभावित कर दे रहे हैं, तो ये तो मतलब क्या ही कहा जाए इसको, किस तरीके से इसको देखा जाए।
कोई मैच्योर पॉलिटिशियन तो छोड़ दीजिए, किसी देश का, एक छोटे से देश का भी राष्ट्राध्यक्ष इस तरह की, इसको तो हरकत कहा जाएगा कि ऐसी हरकत तो नहीं करेगा वो। अरे चलिए मिश्रा जी, आप तो अमेरिका के बारे में चिंता करने लगे, आप अपने देश के बारे में सोच लीजिए ना। पिछले 11 साल के अंदर हुआ क्या है? हमारे देश के किसानों की सारी फसल को और उनकी जमीन को कब्जाने के लिए कृषि बिल लाए गए थे। किसान जुटे रहे, उन्होंने किसान बिल वापस करा दिए। फिर उसके बाद एक एक बंदरगाह, एयरपोर्ट, माने ऐसे ऐसे एसेट दे दिए गए एक मित्र को, और हम लोग कुछ कर पाए क्या? भाई नॉर्थ कोरिया के अंदर अमेरिका की बात इसलिए भी करनी पड़ रही है, आपको ये पता ही है कि पिछले कुछ समय से तो यही हमारे देश में भी चर्चा का विषय है कि हमारे देश के भी सारे फैसले अमेरिका ही ले रहा है, नीतिगत फैसले ले रहा है, मतलब पॉलिसी के डिसीजन ले रहा है, और यहाँ तक कि युद्ध किससे करना है, किससे तेल खरीदना है, युद्ध कब रोकना है, ये फैसले भी ले रहा है। तो फिर अमेरिका तो सेंटर में रहेगा ही, बात तो होगी, यद्यपि सरकार हमारी चाहती की बात ना हो। मैं देखिए एक चीज सिंपल मानता हूं, देखिए मैं अपनी भारत माता का एक लॉयल बेटा हूं। अगर किसी दिन यह महसूस होगा मेरी देश की जनता को या मेरे को खुद को महसूस होगा कि आई एम बिकमिंग ए लायबिलिटी ऑन द कंट्री, मान लीजिए जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, और मधुकेश्वर से उनका जो इंटरव्यू हुआ, मैं उसका संदर्भ नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा। और जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा वो बड़ा बहुत ही ज्यादा, लेकिन उन पे कोई मानहानि का केस नहीं होता। अब एमपीज के नाम भी नहीं बताए, मंत्रियों के नाम भी नहीं बताए, लेकिन चलिए उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट कर दिया। अब आप ये सोचिए कि अगर इस प्रकार से, अगर मुझे लगता कि मेरी वजह से मेरी भारत माता का नुकसान हो रहा है, तो आई कैन स्टेप डाउन। अरे कुर्सी पे यार मैं कील से थोड़ी ठोका गया हूं। तो अगर मान लीजिए, मानिए हमारे जो भी नेता हैं, मैं नाम क्यों लूं किसी का, उन्हें लग रहा है जैसे मान लीजिए वो हैं अपने अनिल अंबानी साहब जी, अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए आज, या अशोक खरात जो महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिषी थे और जिस प्रकार के घृणित काम करते थे, अरे 50-100 लोगों को दो यार जेल भेजो 50-50 साल के लिए। अभी आपने सुना ही होगा कि वो प्रज्वल रवन्ना को वहां के हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास दे दिया है। अरे यार एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दो, लेकिन आप तो अपने मंत्री से रेजिग्नेशन ही नहीं ले रहे। आप अनिल अंबानी साहब को अरेस्ट ही नहीं कर रहे। आप हवा में उड़ा रहे हो लोगों को, नई नई क्राइसिस इसलिए क्रिएट कर रहे हो, नए नए नैरेटिव बना रहे हो कि धुरंधर देखो, धुरंधर देखो। हमें यार धुरंधर देखें या गैस में अपने घर का खाना बनाएं? हमारे देश के बच्चे, हमारी नई पीढ़ी परेशान है बेचारी। अरे मैं भी बीएचयू में पढ़ा हूं मिश्रा जी, आपको बताऊं 1969-73 में मेरे घर से 150 रुपए आते थे। 100 रुपए मेरे केवल मेस चार्जेस में खर्च हो जाते थे। लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति आ गई होती, और पिताजी के पास इतना पैसा तो था नहीं कि 4 बच्चों को वो 30-40% बढ़ा के पैसा दे दें, हम लोग पढ़ ना पाते। आज वही स्थिति हमारी देश की युवा जनता की हो गई है। बच्चे बेचारे छोटे छोटे कमरों में 2-2, 3-3 बच्चे रहते हैं, वहां पे एक स्टोव रखते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश करते हैं, और वहां पे आरएसएस के लोग आके बैठ जाते हैं। अब कितने लोगों ने पीएचडी किया? आप जरा किसी पीएचडी वालों के 100 लोगों का इंटरव्यू लीजिए। अगर आपने पीएचडी कर लिया और आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है और आप वामपंथी या समाजवादी विचारधारा के हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है राष्ट्र हित में, भारत माता के लिए, व्हाई पीपल डोंट स्टेप डाउन? नहीं, वो तो एक तरह से कहा जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं कि वो तो परंपरा ही नहीं है। मतलब उसमें कहा जाए कि उनकी किताब में है ही नहीं कि किसी का इस्तीफा लिया जाएगा, इस्तीफा देगा, उसके ऊपर आप कितने भी आरोप लगा लीजिए। अब ये दोनों के बीच का मामला है कि आप कितना बड़ा आरोप लगा लेते हैं, और उनकी भी एक उनकी इच्छा शक्ति भी है कि देखते हैं कि इस्तीफा देते कि नहीं। लेकिन एक चीज़, जब आपने भारत की बात की और तमाम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, अभी तक गैस सिलेंडर्स की बात हो रही थी, और पिछले 2-3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के लिए जगह जगह मारामारी हो रही है तमाम जगहों पर। अच्छा ये भी है, हालांकि हर जगह से आ रही है। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, विजुअल्स जो आ रहे हैं वो बीजेपी शासित राज्यों से आ रहे हैं,
हालांकि जब क्राइसिस होगी तो परेशान सब होंगे, लेकिन ये क्राइसिस अचानक कैसे हो जा रही है? गुजरात से हम एक वीडियो देख रहे थे कि लोग अपने घरों में उठा उठा के भरे ले रहे हैं। ये आशंका लोगों को कहाँ से हो गई है कि तेल और डीजल भी खत्म हो गया? सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। और मैं एक और किसी व्यक्ति का बयान सुन रहा था, उसने कहा कि इसी से तो सबसे ज़्यादा अफवाह फैली है। प्रधानमंत्री को कहने की क्या ज़रूरत थी कि कोई कमी नहीं है, क्राइसिस नहीं है या कोरोना जैसी स्थिति आ रही है? उसका ये कहना था कि ये कहकर उन्होंने और ज़्यादा लोगों में को भ्रमित कर दिया। लोग परेशान हो गए कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वाली स्थिति आने वाली है, इसका मतलब कोई बहुत आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। अच्छे दिन का दौर भले चल रहा है, लेकिन शायद आने वाला दौर कुछ अच्छा नहीं होगा। तो क्या उनका ये बयान इस मुद्दे को और भड़का रहा है, जबकि वो दूसरों से अपील कर रहे हैं कि भ्रम न फैलाया जाए, अफवाह न फैलाई जाए? देखिए मिश्रा जी, मेरा दृढ़ विश्वास है कमी नहीं है, स्कैरिसिटी नहीं है। ये बनाई गई है, पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। और इसकी अगर जांच हो जाए इंडिपेंडेंट, तो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलेंगे इसके अंदर, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं, क्योंकि 5 स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं। उन्हें पैसे की जरूरत है, पैसा उन्हें लगाना है। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि मोदी जी ने यह कहा, एक तरफ तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोविड लाइक सिचुएशन हो गई है, बड़ी परेशानी आने वाली है। अरे अभी तो मिश्रा जी, अगर ये 10-15 दिन में युद्ध नहीं रुका जी, असली जो समस्याएं हैं, प्लास्टिक की शॉर्टेज हो जाएगी, पीवीसी रेजिन और पीवीसी कंपाउंड नहीं आएगा आपके यहां फर्टिलाइजर नहीं आएगा, आपके यहां बिटुमिन नहीं आएगा। और अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो वर्ल्ड के अंदर एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस पैदा हो जाएगी। और ऐसे समय में अच्छा, अब आपने जयशंकर साहब का सुना होगा ऑल पार्टी मीट में, जी, हम दलाल नहीं हैं, हम दलाल नहीं हैं। अरे यार, जो रेफरी होता है, पहलवान, आप देखते हो ना, 2 पहलवान लड़ते हैं कुश्ती, तो एक को रेफरी रखा जाता है, वो भी पहलवान ही होता है। कि अगर एक पहलवान गड़बड़ करे तो उसे कह दे कि बेटा ठीक नहीं है, वो उठा के यहीं पटक दूंगा, दूसरे तो बाद में पटकोगे, मैं तुम्हें पहले पटक दूंगा। और ये कह रहे हैं कि साहब वो अगर इजिप्ट को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया, तुर्की को इन्वॉल्व कर लिया, तो वो लोग दलाल हैं। हम दलाली नहीं करते। अरे यार, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा, और भारत की वो शक्ति है। इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग नेशन, वी आर ए नेशन ऑफ 145 करोड़। हमारे देश के मेहनतकश लोग हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। और ये नहीं समझ रहे हैं कि दुबई के अंदर, अब आप सोचिए मिश्रा जी, ये स्थिति जो पैदा हो रही है, वहां रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल है। ज्यादातर तो इंडियंस रहते हैं वहां पर, और छोटे छोटे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। वो चार्टर्ड प्लेन से तो आ नहीं सकते। उनके ऊपर क्या स्थिति होगी? 40 लाख लोग केवल यूएई के अंदर रहते हैं, 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, 40 लाख भारतीय है, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है। इनको केवल यह चिंता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी चिंता है और हमारे देश के नेताओं को भी चिंता, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, आपदा में अवसर ढूंढ लो। बाकी भीड़ को तो कह देंगे कि देश विपत्ति में है और राष्ट्र धर्म के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर त्याग कीजिए, और खुद 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ जाएंगे और 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे और 10 लाख का सूट पहनेंगे और देश की जनता को कहेंगे राष्ट्र हित में। भाई, मैं तो सीनियर सिटीजन हूं। 2014 तक मुझे ट्रेन के अंदर 50% का डिस्काउंट मिलता था, और हम मस्ती से फर्स्ट एसी में जाते थे कि यार 50% डिस्काउंट है, दाम कम हो जाएंगे, मजे करके फर्स्ट एसी में अपना हस्बैंड भाई छोटे कूपे में जाते थे। वो भी खत्म कर दिया सारी। किस नाम पे? अरे देश के लिए त्याग करो, देश के लिए त्याग। हम देश के लिए त्याग करें और तुम मशरूम 70,000 किलो वाला मशरूम खाओ। तो ये जो इस आपदा में अवसर की बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो है, आपदा आई नहीं है, लाई गई है। अब अलग बात है कि आप जब वो आ गई आपदा तो आप उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं ट्रंप की ही बात कर रहा हूं, और आप जिनकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की भी, भारत में भी तमाम ऐसे लोगों की जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये जो आपदा आई है युद्ध वाली,
ये आपदा भी कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ईरान को देखते हुए ईरान के जवाब और केवल जो सैन्य तरीके से जवाब दे रहा है उसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ईरान जो डिप्लोमेटिक वे जो अपना रहा है वो भी मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से उस पर भी उसने होमवर्क कर रखा था। उसको ये पता था कि जब कुछ होगा तो हमें क्या करना है, लड़ना कैसे है और अमेरिका और इस्राइल को पूरी दुनिया से अलग कैसे करना है और अपने लिए समर्थन कैसे जुटाना है। उन सारी चीज़ों पर बिल्कुल वो सही लाइन पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अरब देशों को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अमेरिका से इतनी दोस्ती करने का क्या फ़ायदा हुआ। आज जब संकट की स्थिति आई तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो अपनी सुरक्षा नहीं करने में असमर्थ है, तो आपकी क्या करेंगे। ये पूरी दुनिया को दिखा दिया, तो निश्चित तौर पर आज नहीं कल इसका असर तो इन देशों पर पड़ेगा ही। देखिए मिश्रा जी, एक बात और है, मैं पहले भी कह चुका हूं, 5-6 दिनों से जब से मैं ईरान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपके न्यूज पॉइंट में 7 से 8 बजे तक बैठ रहा हूं, और एक टीचर हूं मैं बॉडी लैंग्वेज का भी स्टडी करता हूं, मैं इंटरव्यूज भी देखता हूं। जिस प्रकार से मर्यादा का ध्यान रखते हुए बिना उत्तेजित हुए ईरान के रिप्रेजेंटेटिव मीडिया में बात करते हैं, हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर भी दोष हैं, हम मानते हैं मेरे अंदर दोष हैं, लेकिन मैंने 5-6 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा, दे आर सो कूल हेडेड, नपी तुली भाषा, संयमित भाषा। जैसे हमारे यहां कहते हैं ना, सबसे बड़ा योगी का स्थिति क्या होती है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो होता है जो बहुत ज्यादा खुश में खुशी होता है और बहुत ज्यादा दुख में दुखी होता है। बिल्कुल शांत स्वभाव, अपनी बात को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहना, संयमित लहजे में कहना, अच्छी तरह से कहना। और मैं सही में उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, और उससे लगता है कि उनके देश के अंदर इस समय माहौल क्या है, उन्होंने ये ठान लिया है कि अगर इस बार युद्ध रुका तो ईरान के टर्म्स पे रुकेगा, जो अमेरिका के लिए स्वीकार करना मुश्किल तब तक होगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जी और नेतन्याहू बैठे हैं। अगर इनकी देश की जनता इन्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, महाराज उतर जाओ गद्दी से, नए राष्ट्रपति को चुन लेते हैं, जेडी वांस आ जाते हैं, वो आपकी जगह ले लेते हैं, उनकी पत्नी जो है भारतीय हैं, वो जाके कहेंगे कि अच्छा ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, लेट अस कम टू पीस, और आगे से ऐसा कोई युद्ध नहीं होगा, हम किसी के सॉवरेनिटी पे हमला नहीं करेंगे। व्हाई डोंट दे स्टेप डाउन? जी बिल्कुल, लेकिन स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी एक और, इधर जो पिछले 3-4 दिनों से, खास तौर से जब से ट्रंप साहब यू टर्न लिए हैं और 5 दिन तक उन्होंने कह दिया कि अब लड़ाई आगे बढ़ा दे रहे हैं, पावर प्लांट्स पर हम हमला नहीं करेंगे, उसके बाद से ही नेतन्याहू की हालत बड़ी ख़राब है। और ये भी लगातार खबरें आ रही हैं कि वो डील करने के चक्कर में है, और डील अगर वास्तव में हो जाती है, यद्यपि ईरान की तरफ से तो बिल्कुल कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि होगी, लेकिन अगर डील हो जाती है कोई इस तरह की, तो क्या फिर इजराइल का क्या होगा, नेतन्याहू का क्या होगा? नहीं, देखिए, इजराइल के साथ अमेरिका ने अपनी गर्दन फंसा दी है, अपनी नाक फंसा दी है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर इजराइल और ईरान आपस में लड़ते रहते और अरब कंट्रीज में अमेरिकन एयर बेसेस से ईरान पे हमला ना हुआ होता और अमेरिका ने बड़बोलापन न किया होता डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आज स्थिति कंट्रोल में होती। भाई, 2 देश लड़ रहे होते आपस में, जैसे वहां पे रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पे? अब उसमें अमेरिका कूद गया, यूरोप भी आ जाए, फलाना आ जाए, चीन और रूस ने ईरान का समर्थन करना शुरू कर दिया, ईरान ने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र की एक सीमा रेखा खींच दी, और युद्ध बढ़ता चला गया। और यह बिल्कुल पक्की बात है कि युद्ध, मेरे को तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है, ईरान के अंदर जिस प्रकार की सॉलिडेरिटी है जी, और जिस प्रकार का एक प्रकार का डिटर्मिनेशन है, यह युद्ध तो नहीं रुक सकता जब तक सम हेड्स डोंट रोल इन अमेरिका एंड इजराइल। बिल्कुल सही बात। इसका, इस लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि ईरान ने एक तो अपने देश की जनता को एकजुट किया, क्योंकि बहुत सारे जो नाराज़ लोग भी थे वो भी एकजुट हुए, अपने इलाके के तमाम देशों को एकजुट किया, और दूसरी तरफ अमेरिका और इस्राइल का साथ उनके परंपरागत सहयोगी भी छोड़ चुके हैं इस लड़ाई में,
उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम लोग लगातार उसको डिस्कस कर भी रहे हैं। तो एक लड़ाई ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, रुकेगी नहीं रुकेगी, सीज फायर होगा या पूरी तरीके से ख़त्म होगी, अपनी जगह है, लेकिन एक जो इसका परिणाम आगे चलकर निकलेगा वो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जो इस इलाके की, मध्य पूर्व के इलाके की राजनीति को आगे चलकर बहुत एक अलग तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। और ये लड़ाई अब कहाँ जाकर रुकेगी इस पर सभी की निगाहें हैं, हमारी भी निगाहें हैं, देख रहे हैं, लेकिन बहुत परिणाम जो कुछ भी आएंगे वो पूरी दुनिया को एक तरीके से जो दुनिया भर की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको बदलने वाले होंगे, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।